हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एसएससी सीजीएल 2026 के जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में एसएससी सीजीएल 2025 के टॉप 500 जीके जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम लोग सेट 6 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, द फेस्टिवल ऑफ भगोरिया बिगिंस 7 days बिफोर विच हिंदू फेस्टिवल। भगोरिया का त्यौहार किस हिंदू त्यौहार से 7 दिन पहले शुरू होता है। ऑप्शन है दिवाली, होलिका दहन, नवरात्रि या मकर संक्रांति। तो भगोरिया फेस्टिवल सबसे पहले यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश के झाबुआ में यह विशेष रूप से मनाया जाता है। यह भील जनजाति का त्यौहार है। भील जनजाति का त्यौहार है जो कि होलिका दहन के 7 दिन पहले मनाया जाता है। 7 days बिफोर मनाया जाता है, यानी शुरू होता है होलिका दहन से 7 दिन पहले। यह मैरिज मार्केट के रूप में प्रसिद्ध है। मैरिज मार्केट के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ युवा जोड़े मिलते हैं, यह इसके लिए प्रसिद्ध है। युवा जोड़े यहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो इसे होली से पहले मनाया जाता है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल टॉम डेविएट फ्रॉम द टिपिकल स्क्वायर हस्त बेस्ड 8 part लेआउट। निम्नलिखित में कौन सा मुगल मकबरा विशिष्ट वर्गाकार हस्त बेस्ड 8 भाग लेआउट से अलग है। ऑप्शन है हुमायूं टॉम, अकबर टॉम, इत्मादुद्दौला या सफदरजंग का मकबरा। तो आपने देखा होगा जितने भी मुग़ल स्थापत्य हैं उनकी बनावट जो है ऑक्टागोनल है। उसका बेस जो है वह स्क्वायर है। सवाल में पूछा गया है कि कौन सा ऐसी इमारत है जो कि इस प्रकार के परंपरागत तरीके से अलग है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, अकबर टॉम सिकंदरा में है। यह 5 स्टोरी पिरामिड स्ट्रक्चर का है। 5 स्टोरेड पिरामिड स्ट्रक्चर का है। इसे अकबर ने खुद डिज़ाइन किया था। अकबर ने इसे डिज़ाइन किया और इसके कार्य को पूरा किया था जहांगीर ने इसके कार्य को पूरा किया था। तो राइट आंसर हो गया अकबर टॉम। बाकी हुमायूं का मकबरा, इत्मादुद्दौला और यह सफदरजंग का मकबरा, ये सभी क्या है, इनका शेप ऑक्टागोनल और बेस इसका स्क्वायर है। तो बी इसका राइट आंसर है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला है, हड़प्पा संस्कृति की मोहरें स्थानीय रूप से पाए जाने वाले स्टेटाइट का उपयोग करके बनाई गई थी। द सील्स ऑफ द हड़प्पन कल्चर वेयर मेड यूजिंग लोकली फाउंड स्टेटाइट। स्टेटाइट जो होता है वह सोप स्टोन कहलाता है। इसे सोप स्टोन भी कहा जाता है। साबुन पत्थर से बना हुआ। तो हड़प्पन जो सील्स था वह स्टेटाइट था। पहला कथन सही है। सेकंड है, इन मोहरों पर अक्सर जानवरों की आकृतियाँ और अस्पष्ट लिपि चिन्ह अंकित होते थे। आपने देखा होगा इसमें बुल भी है, टाइगर भी है और भी अलग प्रकार के जानवरों की आकृतियाँ उकेरी गई है। अस्पष्ट लिपि चिन्ह भी पाए गए हैं। आपने देखा होगा पशुपति महादेव की आकृति अंकित है, जो कि सबसे प्रसिद्ध है, पशुपति महादेव की आकृति। तो दोनों कथन सही है। इसका राइट आंसर होगा बोथ S1 and S2 आर करेक्ट। सी इज द राइट आंसर। इन राग विबोधा पंडित सोमनाथ डिफाइंड ए राग थ्रू देव माया स्वरूप इथोस। विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स इस टोन स्ट्रक्चर। राग विबोधा में पंडित सोमनाथ ने देव माया स्वरूप से राग को परिभाषित किया है। कौन सा राग इसकी स्वर संरचना को दर्शाता है। तो ऑप्शन है तालंगा, रूपा, स्वर लक्षण या जाति। तो राग विबोधा जो है पंडित सोमनाथ के द्वारा इसे परिभाषित किया गया है 13वीं शताब्दी में। कौन सा राग पूछा गया है। तो राग का जो टोनल स्ट्रक्चर है वह है जाति।
जाति जो है वह देव माया स्वरूप के राग पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो गया डी, यानी जाति। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद द जेवलिन थ्रो? भाला फेंक से विशेष रूप से कौन सा जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है फिसलना, ग्लाइड, सेक्टर, वाउल्ट या स्पिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सेक्टर, जो कि जेवलिन से संबंधित है। जेवलिन का सबसे बेस्ट खिलाड़ी कौन सा है? आपको पता होगा, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा, जिन्होंने जेवलिन में टोक्यो ओलंपिक 2020 में, टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। इनकी जो भाला फेंक की डिस्टेंस थी वह थी 87.58 मीटर। सवाल में पूछा गया है 87.58 मीटर। तो अभिनव बिंद्रा के बाद विश्व चैंपियन स्तर पर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले वह दूसरे भारतीय हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डायनेस्टी मिंटेड द देहलीवाल कॉइन्स इन दिल्ली? किस राजवंश ने दिल्ली में देहलीवाल सिक्के ढाले? गढ़वाल, तोमर, खिलजी या लोधी? तो देहलीवाल सिक्के यह 11वीं 12वीं सेंचुरी का है, 11th 12th सेंचुरी का है, जो कि गढ़वाल शासकों के द्वारा ढाला गया है। गढ़वाल शासक, इनका जो शासन का क्षेत्र था वह वाराणसी और कन्नौज था। वाराणसी, कन्नौज का क्षेत्र था इनका। तो जयचंद जो था अंतिम गढ़वाल राजा था। जयचंद अंतिम गढ़वाल शासक था। तो देहलीवाल के पास इसे मिंट किया जाता था, इसलिए इसे देहलीवाल सिक्के कहे जाते हैं। दिल्ली के पास इसे मिंट किया जाता था। तो राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेयर एजुकेशनल इवेंट की आउटकम इज करेक्टली मैच्ड? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पहला है चार्टर एक्ट 1813, शिक्षा के लिए धन आवंटित किया गया था चार्टर एक्ट 1813 में, जिसमें 1 लाख रुपए एनुअल एजुकेशन फंड में दिया गया था। 1 लाख एनुअल शिक्षा के लिए धन आवंटित किया गया था। तो पहला कथन सही है। दूसरा है मैकाले माइन्यूट 1835, जिसमें ट्रेडिशनल संस्कृत लर्निंग पर जोर दिया गया। यहाँ संस्कृत नहीं बल्कि इंग्लिश पर जोर दिया गया था। पारंपरिक संस्कृत के बजाय इंग्लिश मीडियम पर फोकस किया गया था। थर्ड है कुलीन भारतीयों को तकनीकी शिक्षा, सीरमपुर मिशन। सीरमपुर मिशन में क्या था? इसमें क्रिश्चियन एजुकेशन पर जोर दिया गया था, नॉट ए टेक्निकल नहीं था, क्रिश्चियन एजुकेशन पर इसमें जोर दिया गया। ठीक है। फोर्थ है ओरिएंटलिस्ट इंग्लिश डिबेट रिजॉल्व बाय चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा ओरिएंटलिस्ट जो इंग्लिश हैं उनका रिजॉल्व किया गया। यह 1833 के द्वारा नहीं बल्कि 1835 में इसे रिजॉल्व किया गया था, 1835 में। तो राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्कूल टू स्टार्टअप नेविगेटिंग द पाथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? स्कूल टू स्टार्टअप नेविगेटिंग द पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रोहित सिन्हा इसके राइटर हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। मिनिमम एज टू कंटेस्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जो मिनिमम एज चाहिए, मिनिमम एज जो है वह 35 है। 35 ईयर से इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। लोकसभा का मेंबर बनने का एलिजिबल होना चाहिए। ठीक है। और कोई भी लाभ के पद पर नहीं हो। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, 35 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन।
वायवीय श्वसन के बारे में निम्नलिखित कथन को पढ़ें। पहला है ग्लाइकोलाइसिस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। गलत है, यह माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं बल्कि साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म में होता है, पहला कथन गलत है। सेकंड है क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, बिल्कुल सही है। वायवीय श्वसन में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही ऑक्सीजन है, फाइनल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वह O2 है। तो राइट आंसर हो गया ओनली 2 and 3, यानी बी इसका राइट आंसर है। विलासिनी नाट्यम रिवाइव इन विच स्टेट, विलासिनी नाट्यम किस राज्य में पुनर्जीवित किया गया? विलासिनी नाट्यम जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आपको पता होगा पहले गुप्त काल में खास करके देवदासी परंपरा होती थी, मंदिरों में देवदासियां रखी जाती थी जिसे देवदासी परंपरा कहते थे। तो विलासिनी नाट्यम जो है आंध्र प्रदेश की देवदासी परंपरा से संबंधित है। देवदासी परंपरा से संबंधित यह नाट्य यानी नृत्य है। इसे रिवाइव किया था भावना रेड्डी ने, भावना रेड्डी ने इसे रिवाइव किया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच 5-year प्लान फोकस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्रीज, कौन सी पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग पर केंद्रित थी? ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो आपको पता होगा सेकंड पंचवर्षीय योजना जिसमें भारत में 3 प्रमुख जो भारी उद्योग है स्थापित किए गए, यह महालनोबिस मॉडल पर था, महालनोबिस मॉडल पर था। ठीक है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था भारी उद्योग पर। कौन कौन से उद्योग स्थापित हुए? तो इसमें भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन मेनली इफेक्ट विच सेक्टर, आर्थिक उदारीकरण किस क्षेत्र को प्रभावित करता है? प्राइमरी एंड टेरिटरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी या ऑल 3? तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो है वह मुख्य रूप से सेकेंडरी और टर्शियरी यानी सी, जिसमें जो 1991 के रिफॉर्म्स हुए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, उनमें इन्हीं 2 सेक्टर्स पर फोकस किया गया था, जिसमें इंडस्ट्रियल जो डीरेगुलेशन है उसे किया गया और सर्विस सेक्टर में ग्रोथ लाया गया। तो राइट आंसर हो गया सेकेंडरी एंड टेरिटरी, सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कारण के संबंध में सही विकल्प चुनिए। 1991 के सुधारों ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया। जो फॉरेक्स रिजर्व था उसमें सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव आया था 1991 के आर्थिक सुधार में से, तो पहला कथन सही है। दूसरा है उदारीकृत व्यापार नीतियों ने निर्यात और पूंजी प्रवाह दोनों में वृद्धि की। तो लिबरलाइजेशन से क्या हुआ? ट्रेड और एक्सपोर्ट, ट्रेड भी बढ़ा और एक्सपोर्ट भी बढ़ा, जिससे क्या हुआ? FDI का कैपिटल इनफ्लो जो होता है वह भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बोथ ट्रू आर एक्सप्लेन्स ए, यानी ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। छठी सूची नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश पर लागू है। द 6th शेड्यूल इज एप्लीकेबल टू नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। तो 6th शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? तो इसमें है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश का उल्लेख नहीं है, तो पहला कथन गलत है। ठीक है, सेकंड है यह स्वायत्त जिला परिषदों को निर्दिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। इट एम्पावर्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टू मेक लॉ ऑन ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो सही है, सेकंड सही है। यह स्वायत्त जिला परिषद को निर्दिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा इस पर कानून बनाया जा सकता है। तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच 5 year प्लान फोकस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्रीज, कौन सी पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग पर केंद्रित थी? ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो आपको पता होगा सेकंड पंचवर्षीय योजना जिसमें भारत में 3 प्रमुख जो भारी उद्योग है स्थापित किए गए,
यानी ओनली 2, बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोटेबल आर्किटेक्चर फीचर ऑफ नोट्रे डम डीस एंजे चर्च इन पुडुचेरी? कौन सी पुडुचेरी में नोट्रे डम डेस चर्च की उल्लेखनीय वास्तुशिल्प विशेषता है? तो आपको पता है काफ़ी महत्वपूर्ण चर्च है यह नोट्रे डम डेस एंजेस चर्च। यह फ्रेंच कॉलोनियल स्थापत्य से बना हुआ है। ट्रांसपेरेंट इंक्लोजर विथ पियर्स, बी इसका राइट आंसर है। यह फ्रेंच बैरक स्टाइल का बना है। फ्रेंच बैरक स्टाइल का, बैरक स्टाइल का बना है। ट्रांसपेरेंट इंक्लोजर है। तो डिस्टिंक्टिव फीचर है इसका खंबा सहित पारदर्शी घेरा, यह इसका विशिष्ट फीचर है। तो बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा उत्तराखंड के बिस्सू मेले के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सार को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? बिस्सू मेला जो कि उत्तराखंड में विशेष रूप से मनाया जाता है। चक्राता, चक्राता उत्तराखंड में, चक्राता उत्तराखंड में यह मनाया जाता है। ऑप्शंस देखते हैं। गढ़वाल में गोरखावासियों के द्वारा भगवान कार्तिकेय की फसल देवता के रूप में पूजा करने के लिए 3 दिवसीय मार्शल आर्ट कार्यक्रम। सेकंड है चक्राता में 1 सप्ताह तक चलने वाला जौनसारी जनजातीय मेला, जिसमें फसल के लिए धन्यवाद दिया जाता है तथा दुर्गा के एक रूप संतूरा देवी का सम्मान किया जाता है। क्वेश्चन की सारी डिटेल्स आपको यही मिल गई है कि यह संतूरा देवी के सम्मान में किया जाता है, जो कि दुर्गा की एक रूप है। यह फसल धन्यवाद का उत्सव है, त्यौहार है, जो कि चक्राता उत्तराखंड में 1 सप्ताह तक चलने वाला यह जनजातीय मेला है। कौन सा? जौनसारी जनजातीय मेला है। तो राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ गुप्ता डायनेस्टी टैक्सेशन विच पेयर इज करेक्ट? गुप्त वंश के कराधान के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? पहला युग्म है अदेय, अपमानजनक भाषण के लिए दंड। अदेय क्या होता है? अपमान। कौन सा युग्म सही है? अच्छा ठीक है। भाग क्या है? उपज में राजा का हिस्सा, बिल्कुल सही है। भाग क्या होता है? यह उपज में राजा का हिस्सा होता है। अमूमन यह 1/6 भाग होता था। तो दूसरा पॉइंट सही है। हिरण्य क्या है? जबरन मजदूरी। हिरण्य क्या है? यह कैश पेमेंट में दिया जाने वाला नकद टैक्स होता था, या गोल्ड के रूप में भी दिया जाता था। ठीक है। धन्या, धन्या क्या है? धन्या स्वर्ण बुलियन शुल्क है, गलत है, यानी बी इसका राइट आंसर है। भाग भी कहीं जाता है, कहीं भोग भी कहा जाता है। भोग जो होता था, भाग है वह उपज में राजा का हिस्सा होता है, और भोग है वह रेगुलर ट्रिब्यूट है जो कि राजा को दिया जाता था। ट्रिब्यूट टू किंग है। तो बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट एन पेशेंट इन चेस? शतरंज में इन पेशेंट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इन पेशेंट क्या होता है? पहला है, केवल तभी जब मोहरा 2 वर्ग आगे बढ़ जाए और एक बारी का इंतजार करे। मोहरों के आगे बढ़ने के बाद 2 चाल के भीतर ऐसा किया जा सकता है। यह कार्य मोहरा के 2 वर्ग आगे बढ़ने के तुरंत बाद किया जाना चाहिए। तो सी इसका राइट आंसर है। जो लोग चेस खेलते हैं उन्हें यह इजीली समझ आ जाता है। मस्ट बी डन इमीडिएटली आफ्टर द पाउन मूव्स टू अ स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ में राजवंश का मिलान करना है उनके संस्थापक से। पहला राजवंश है तोमरस। तोमरस किससे मैच करना है? तो यह अनंतपाल से, जिसे अनंगपाला कहा गया है, पहला को दूसरे से मैच करना है। खिलजी राजवंश, यह जलालुद्दीन खिलजी से। ठीक है। सैयद खिज्र खान, और है लोधी राजवंश, यह बहलोल लोधी से संबंधित है। तो इसका राइट मैच हो गया A2 B3 C4 एंड A2 B3 C4 एंड D1। हु रोट एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया? एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया किसने लिखी है? ऑप्शन है शशि थरूर, विक्रम सेठ, पवन वर्मा या रोमिला थापर। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट यह पुस्तक है जो कि शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है, जिसमें उन्होंने बताया है
कि किस प्रकार ब्रिटेन ने भारत का जानबूझकर सोच समझकर शोषण किया था, जो कि इतिहास का सबसे बड़ा अपराध है। इस पर काफ़ी डिस्प्यूट हुआ था। इसमें शशि थरूर ने एक क्रिटिक्स के रूप में इसका वर्णन किया है ब्रिटिश लूट का। तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगनयान इज प्लान्ड टू ऑर्बिट अर्थ एट अप्रोक्सीमेटली व्हाट एल्टीट्यूड। गगनयान को पृथ्वी की लगभग कितनी ऊंचाई पर परिक्रमा करने की योजना है? 100 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर या 36,000 किलोमीटर। तो याद रखिएगा, इसे लियो यानी लो अर्थ ऑर्बिट में इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो इसकी ऊंचाई है 400 किलोमीटर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनरिलेटेड टू द कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन पॉपुलेशन चेंज। कौन सा जनसंख्या परिवर्तन के घटक से असंबंधित है? पहला है बर्थ, डेथ्स, माइग्रेशन या एम्प्लॉयमेंट। तो पॉपुलेशन का एम्प्लॉयमेंट से कोई लेना देना नहीं है, यानी डी इसका राइट आंसर है। बर्थ, डेथ और माइग्रेशन यह क्या है? पॉपुलेशन चेंज के कंपोनेंट्स है। तो डी इसका राइट आंसर है। विच स्टेट अमंग द फॉलोइंग इज ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज आयरन ओर रिजर्व। कौन सा राज्य भारत के लौह अयस्क भंडार के प्रमुख योगदान करता है? इससे पहले भी मैंने बताया था कि भारत में जो प्रमुख लौह उत्पादक राज्य हैं उसमें कौन कौन है। तो उसमें कर्नाटका, ओडिशा, सबसे इम्पोर्टेंट झारखंड, ठीक है। तो उड़ीसा झारखंड जो है वह मेजर है। कर्नाटका में क्या है? 43% के आसपास का आयरन ओर का रिजर्व है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, कर्नाटका। थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज आर्टिकल 21 इंट्रोड्यूस mandating free and compulsory education as a fundamental right for children between 6 and 14 years of age। किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21A पेश किया गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अनिवार्य बना दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था यह, जिसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अनिवार्य बनाया गया। तो बी इसका राइट आंसर है। व्हाट हैपेंस व्हेन एन आइडियल फ्लूइड फ्लो थ्रू ए नैरोइंग हॉरिजॉन्टल पाइप। क्या होता है जब एक आदर्श तरल पदार्थ एक संकीर्ण क्षैतिज पाइप से होकर बहता है? तो नैरो पाइप में क्या होता है? नैरो पाइप में इसमें वेलोसिटी अधिक होती है, वेलोसिटी अधिक होगी, ठीक है। स्पीड अधिक होगा, प्रेशर कम होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? बी, स्पीड इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज। गति बढ़ती है, दबाव घटता है। तो बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली NSWS पोर्टल के उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला है असंगठित श्रमिकों के लिए पेंशन वितरण तंत्र को सुव्यवस्थित करना, एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से औद्योगिक मंजूरी और अनुमोदन की सुविधा प्रदान करना। तो इंडस्ट्रियल क्लीननेस और अप्रूवल्स जो कि बनाया गया है उद्योग मंत्रालय के द्वारा, यह एकल खिड़की प्रणाली यानी सिंगल विंडो सिस्टम है, जिसमें NSWS में क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से औद्योगिक मंजूरी और अनुमोदन की सुविधा प्रदान करना है। वास्तव में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए इसे बनाया गया है, ताकि सिंगल विंडो के द्वारा मल्टीपल मिनिस्ट्रीज की अप्रूवल मिल सके। तो बी इसका राइट आंसर है। टिप्पाणी के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र के उन महिलाओं के बीच हुई जो लकड़ी की छड़ियों से चूने के फर्श को ठोकती थी। बिल्कुल सही है। टिप्पाणी डांस जो है वह सौराष्ट्र में होता था, गुजरात के सौराष्ट्र की महिलाएं जो है वह
लकड़ी को छड़ियों से चूने के फर्श को ठोकती थी। पहला कथन सही है। मेल ड्रमर्स प्रोवाइड ढोल नगाड़ा एक कंपनीमेंट, पुरुष ढोल वादक ढोल नगाड़ा के साथ संगत करते थे, यानी उसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो मेल जो था वह ड्रमर्स का यूज करते थे, ड्रमर्स के रूप में पार्टिसिपेट करते थे। तो टिपानी जो है गुजरात के सौराष्ट्र का लोक नृत्य है, लोक नृत्य है। कई बार सवाल पूछा गया है। इसका राइट आंसर है सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। अगला सवाल, भारत में मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2010 के बाद उल्लेखनीय रूप से सुधरा है। तो इंडिया जो था 2010 में बिल्कुल इम्प्रूव किया है। तो पहला कथन सही है। दूसरा है असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को शामिल करने के लिए पद्धति को वैश्विक रूप से संशोधित किया गया है। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर करती है, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जो कि मेथोडोलॉजी चेंज के रूप में जाना जाता है। इसका जो मेथड है उसमें चेंज किया गया है, मेथोडोलॉजी में बदलाव किया है। तो आर भी सही है। इसका राइट आंसर होगा बोथ ट्रू आर एक्सप्लेन्स ए इसका राइट आंसर है। यूनेस्को के अनुसार पश्चिमी घाट को विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? वाई आर द वेस्टर्न घाट कंसिडर्ड ग्लोबली सिग्निफिकेंट अकॉर्डिंग टू यूनेस्को? यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में वेस्टर्न घाट को शामिल किया गया था। पश्चिमी घाट को कई बार सवाल पूछा गया है। 2012 में इसे हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। यह जो है पश्चिमी घाट शहरी नदियों को शहर में उनके आर्थिक योगदान के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, गलत है। ये भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं और विश्व के शीर्ष जैव विविधता हॉटस्पॉट्स में से एक हैं। बिल्कुल सही है। जो पश्चिमी घाट है वो हमारे मानसून को इन्फ्लुएंस करते हैं और यह बायोडाइवर्सिटी का, इसे हॉटस्पॉट कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा विश्व के 8 प्रमुख हॉटस्पॉट में से है जिसका नाम है वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। आर्टिकल 312 प्रोवाइड फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू डैश बाई पार्लियामेंट। अनुच्छेद 312 संसद के द्वारा नए डैश के निर्माण का प्रावधान करता है। आपको पता होगा अनुच्छेद 312 में राज्यसभा 2/3 बहुमत से अखिल भारतीय ऑल इंडिया सर्विस जो होता है, ऑल इंडिया सर्विस का सृजन कर सकता है। तो राइट आंसर होगा सी, ऑल इंडिया सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कारण के प्रश्न है। आत्मनिर्भरता भारत के प्रारंभिक नियोजन युग का प्रमुख उद्देश्य था। तो भारत में जो अर्ली प्लानिंग हुई थी, अर्ली प्लानिंग में यह चीज़ शामिल किया गया था कि सेल्फ रिलायंस जरूर होना चाहिए, आत्मनिर्भरता इसका प्रमुख गोल था। तो पहला कथन सही है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने विदेशी सहायता और आयात पर निर्भरता कम करने की कोशिश की। फॉरेन एड और इंपोर्ट्स जो है उसकी डिपेंडेंसी में कम किया गया, उस पर निर्भरता कम की गई। दोनों कथन सही सत्य है। ए इसका राइट आंसर है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडिया फर्स्ट सक्सेसफुल इंटरप्लानेटरी मिशन? भारत का पहला सफल अंतर्ग्रहीय मिशन कौन सा है? चंद्रयान फर्स्ट, मंगलयान, गगनयान या आदित्य L1? तो भारत का जो इसरो है, इसरो का पहला इंटरप्लानेटरी मिशन था जिसका नाम है मंगलयान। इसरो के द्वारा यह संचालित किया गया था। इसको पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल इसे लॉन्च किया गया। 2013 में इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन के रूप में, मार्स ऑर्बिटर मिशन के रूप में सफलतापूर्वक इसे प्रक्षेपित किया गया। तो राइट आंसर हो गया बी, मंगलयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए।
अनुच्छेद 262 संसद को नदी विवादों के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। रिवर डिस्प्यूट के लिए आपने सुना होगा, रिवर वाटर डिस्प्यूट के लिए ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, जो कि आर्टिकल 262 के अंतर्गत है। तो पहला कथन सही है, कई बार सवाल पूछा गया है, याद रखिएगा। ऐसे विवादों में सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें सुप्रीम कोर्ट को एक्सक्लूड किया जा सकता है, ज्यूरिसडिक्शन से इसे एक्सक्लूड किया गया है। यह प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ओनली वन इज करेक्ट, सेकंड गलत है। अगला सवाल, मुंबई की वास्तुकला विरासत के बारे में कौन सा कथन सही है? मुंबई आर्किटेक्चर के बारे में पहला कथन है, मुंबई में विक्टोरियन गोथिक शैली की इमारतें नव गोथिक शैली तत्वों के साथ औपनिवेशिक काल की वास्तुकला को दर्शाती है। इसे न्यू गोथिक एलिमेंट्स कहा जाता है। यह कॉलोनियल एरा का है, कॉलोनियल एरा का है। इसका नाम दिया गया है नियो गोथिक एलिमेंट्स। इसमें यूज हुआ है नियो गोथिक एलिमेंट्स। तो पहला कथन सही है। सेकंड है, मुंबई में आर्ट डेको शैली की इमारतें 19वीं शताब्दी के औपनिवेशिक शहरी विकास का हिस्सा थी। आर्ट डेको जो था वह 19वीं शताब्दी का नहीं है, यह 1930-40 के दशक का है, 1930 से 1940 दशक का है। तो राइट आंसर हो गया। अच्छा, तीसरा पॉइंट है, ओवल मैदान विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको स्थापत्य को स्पष्ट रूप से अलग करता है। ओवल मैदान विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको को डिस्टिंक्टली सेपरेट करता है। तो तीसरा कथन भी सही है, यानी 1 और 3 सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉर्नबिल वर्ड आफ्टर विच द फेस्टिवल इज नेम सिंबलाइज बोल्डनेस एंड डैश इन नागा फोकलोर। हॉर्नबिल पक्षी जिसके नाम पर यह त्यौहार रखा गया है, नागा लोक कथा में साहस और डैश का प्रतीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल आपको पता है नागालैंड का बोल्ड और प्रोस्पेरिटी का, साहस और समृद्धि का प्रतीक है। यह नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड में यह 1 से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, जिसमें सभी नागा एक साथ मिलते हैं। इसे फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है, फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है। तो राइट आंसर हो गया बी, प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लासिकल म्यूजिक ट्रीटीज कंपोज्ड बाय सारंगदेव इन द 13th century CE इज ए फाउंडेशन टेक्स्ट इन इंडियन म्यूजिकोलॉजी। 13वीं शताब्दी में सारंगदेव के द्वारा रचित कौन सा शास्त्रीय संगीत ग्रंथ भारतीय संगीत शास्त्र का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है? ऑप्शन है नाट्य शास्त्र, संगीत सुधा, संगीत रत्नाकर या अभिनय दर्पण। तो इसका राइट आंसर होगा संगीत रत्नाकर, जो कि सारंगदेव के द्वारा रचित है। यह 13वीं शताब्दी का है, 13th century का है। इसमें इंडियन म्यूजिकोलॉजी का फाउंडेशनल टेक्स्ट जो कहा जाता है, फाउंडेशनल टेक्स्ट है यह। इसमें 7 चैप्टर हैं। ठीक है, नाट्य शास्त्र जो है वह भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। भरत मुनि ने इसे 2nd BCE में, 2nd ईसा पूर्व में लिखा था। तो राइट आंसर होगा सी। आफ्टर डिफीटिंग द मुगल एम्परर डैश डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द रूलर एंड फाउंडेड द 2nd अफगान एम्पायर। मुगल सम्राट को हराने के बाद डैश ने स्वयं को शासक घोषित किया और दूसरा अफगान साम्राज्य स्थापित किया। तो यह शेरशाह सूरी के बारे में कहा गया। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 1540 में हराया था। हुमायूं को 1540 में पराजित किया, ठीक है, जिसे 2nd अफगान एम्पायर का संस्थापक कहा जाता है। किसे? शेरशाह सूरी को। इसने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया था, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया। इसने रुपया यानी रूपी की शुरुआत की थी। काफ़ी महत्वपूर्ण शासक था शेरशाह सूरी। बी इसका राइट आंसर है।
18वीं शताब्दी में अंग्रेजों के द्वारा अपनाई गई रिंग फेंसिंग नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन है भारतीय राज्यों पर कब्जा करके ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करना, तटीय व्यापारिक कंपनियों का आर्थिक शोषण, ब्रिटिश क्षेत्रों की रक्षा के लिए बफर राज्यों का निर्माण करना, सभी रियासतों पर प्रत्यक्ष शासन लागू करना। तो याद रखिएगा, रिंग फेंसिंग पॉलिसी जो है वह वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा शुरू की गई थी। वारेन हेस्टिंग्स ने इसे शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश जो टेरिटरी हैं उसके चारों ओर बफर स्टेट्स, ब्रिटिश क्षेत्रों की रक्षा के लिए बफर राज्यों का निर्माण करना, बाहरी थ्रेट से बचाव के लिए, ताकि मराठा, खास करके मराठा और मैसूर जो है इनसे डर था इन्हें, जिसके वजह से इसने रिंग फेंसिंग पॉलिसी लागू की थी। तो सी इसका राइट आंसर है, टू क्रिएट बफर स्टेट्स टू डिफेंड ब्रिटिश टेरिटरीज। अगला सवाल है, हु ऑथर्ड द व्हाइट टाइगर विनर ऑफ द 2008 मैन बुकर प्राइज? काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार सवाल में पूछा गया है। मैन बुकर पुरस्कार के विजेता द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो यह अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है। अरविंद अडिगा ने इसे 2008 में लिखा था, जिसके लिए उन्हें मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA वाज ऑफिशियली फॉर्म इन, यानी कब इसका गठन हुआ? किसका? भारतीय ओलंपिक संघ का। तो यह 1927 में रजिस्टर्ड हुआ था। 1922 में इसे फॉर्मेशन किया गया था। 1922 में यह फॉर्म हुआ और 1927 में इसे रजिस्टर्ड किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1922, बी इसका राइट आंसर है। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज एजुकेशन ट्रांसफर टू द कंकरेंट लिस्ट? के संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? तो आसान सा सवाल है, 42वां संविधान संशोधन, जिसमें शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया था। अगला सवाल, वाष्पोत्सर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? इट इज़ हाईएस्ट इन ड्राई एंड विंडी कंडीशन। किसके बारे में कहा गया है? वाष्पोत्सर्जन के बारे में। बिल्कुल सही है। या ट्रांसपेरेशन जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा कब? जब ड्राई एंड विंडी कंडीशन होगा। तो पहला कथन सही है। इट हेल्प्स इन एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप ट्रांसपेरेशन को पुल करता है, तो दूसरा कथन भी सही है। इट अलाउज रिजल्ट इन विल्टिंग। तो विल्टिंग नहीं कहता है, इसे एक्सेशन ट्रांसपेरेशन को विल्टिंग कहा जाता है, तो यह विल्टिंग नहीं होता है। तो 1 और 2 सही है, ए इसका राइट आंसर है। विच मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, लेटर एडॉप्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सी प्रमुख संवैधानिक विशेषता भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रस्तुत की गई और बाद में भारतीय संविधान में अपनाई गई? तो आपको पता होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1935 का अधिनियम, जिसके लगभग 2/3 जो अनुच्छेद हैं उसे भारत के संविधान में शामिल किया गया है। जैसे फेडरल स्ट्रक्चर, सेंट्रल और स्टेट में दोनों में फेडरल स्ट्रक्चर बनाया गया, प्रोविंसेस को यानी प्रांतों को स्वायत्ता दी गई। यह सब क्या है? 1935 के अधिनियम के द्वारा ली गई थी। फेडरल स्ट्रक्चर विथ प्रोविंशियल ऑटोनोमी, बी इसका राइट आंसर होगा। प्रांतीय स्वायत्ता के साथ संघीय संरचना। अगला सवाल है, टिप्पानी डांस यूजेज डैश टूल टू पाउंड द फ्लोर। टिप्पानी नृत्य में फर्श पर प्रहार करने के लिए डैश उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने बताया था कि सौराष्ट्र की महिलाएं वुडन स्टिक्स का, लकड़ी की छड़ों का प्रयोग करते हैं टिप्पानी नृत्य के दौरान। तो यह गुजरात में, सौराष्ट्र में होता है, सौराष्ट्र में, जिसमें लकड़ी की छड़ों के द्वारा इसे फर्श पर प्रहार किया जाता है। जो फर्श होता है वह चूने का फर्श होता है। तो बी इसका राइट आंसर है। द महालनोबिस मॉडल वाज यूज्ड इन विच प्लान? महालनोबिस मॉडल का प्रयोग किस योजना में किया गया था? तो सेकंड पंचवर्षीय योजना, जिसमें कि भारी उद्योग पर फोकस किया गया था, तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। द BOP क्राइसिस ऑफ 1991 इन्वॉल्व ए शॉर्टेज ऑफ। 1991 का भुगतान संतुलन, जिसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है,
इसमें क्या कमी थी? तो आपको बता देते हैं 1991 के जो क्राइसिस हुई थी उसमें भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व था, फॉरेक्स रिजर्व मात्र 2 हफ्ते का बच गया था, मात्र 2 वीक्स का बच गया था, जो कि इंपोर्ट के लिए 2 ही हफ्ते के इंपोर्ट के लिए पर्याप्त था। ठीक है, गोल्ड को प्लेज किया गया था, गिरवी रखा गया था, गिरवी रखा गया था, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन लिया गया था। मनमोहन सिंह इस समय वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो इन्होंने एलपीजी रिफॉर्म शुरू किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लैंडमार्क साबित हुआ। तो राइट आंसर होगा सी, फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा। विदेशी मुद्रा की कमी हो गई थी जो कि मात्र 2 हफ्ते के निर्यात के लिए ही पर्याप्त थी। तो सी इसका राइट आंसर है। भारत ने 1991 में बेल आउट ऋण के लिए आईएमएफ और विश्व बैंक से संपर्क किया था लोन के लिए। पहला कथन सही है। विदेशी मुद्रा भंडार केवल 2 सप्ताह के आयात के लिए पर्याप्त थे, यानी दोनों कथन सही है। ए इसका राइट आंसर है। छऊ नृत्य को एक समन्वित भारतीय नृत्य रूप क्यों माना जाता है? व्हाट मेक्स छऊ ए सिंक्रेटिक इंडियन डांस फॉर्म? तो यह ट्राइबल है। ऑप्शंस में देखते हैं। केवल संस्कृत मंत्रों का उपयोग करता है, इसमें आदिवासी लोक और शास्त्रीय हिंदी तत्वों का मिश्रण है। ट्राइबल भी है, मार्शल आर्ट्स यानी युद्ध नृत्य भी है, फोक ट्रेडिशन भी है, यह हिंदू मैथोलॉजी के आधार पर भी है। तो बी इसका राइट आंसर है। जो छऊ नृत्य है मुख्य रूप से वेस्ट बंगाल में, जिसे पुरुलिया छऊ कहा जाता है, पुरुलिया, झारखंड में इसे सरायकेला कहा जाता है, सरायकेला छऊ, और उड़ीसा में इसे मयूरभंज छऊ कहा जाता है, मयूरभंज छऊ कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित न्यायिक घटनाओं को कालक्रम रूप में व्यवस्थित करना है। बेड़वाड़ी यूनियन केस 1960 में हुआ था। केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ था। और एसआर बम्बई केस, यह कब हुआ था? एसआर बम्बई केस 1994 में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट सीक्वेंस क्या होगा? 1 2 3 ऑलरेडी मैच है, 1 2 3 ऑलरेडी मैच है। ए इसका राइट आंसर है। याद रखिएगा, केशवानंद भारती जो केस है उसमें मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंसिक्वेंस ऑफ स्पेस वेदर इवेंट्स लाइक सोलर फ्लेयर्स एंड CMEs? कौन सा सौर ज्वालाओं और CME जैसे अंतरिक्ष मौसम पर घटनाओं का परिणाम नहीं है? पहला, उपग्रह संचार में व्यवधान होता है, सेटेलाइट डिसरप्शन होता है, रेडियो आवृत्ति में ब्लैकआउट, रेडियो ब्लैकआउट्स भी होते हैं, समुद्री धाराओं में परिवर्तन। सोलर वेदर से डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है समुद्री धारा, तो सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि सवाल में नहीं पूछा गया है। डैमेज टू पावर ग्रिड्स, बिजली ग्रिड को नुकसान, पावर ग्रिड डैमेज होता है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। तो फ्रेंड्स, ये था SSC CGL 2025 के टॉप 500 क्वेश्चंस का आज सेट नंबर 6 हम लोगों ने डिस्कस किया। प्लीज़ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।